हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते होंगे सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम आपके सामने हाजिर हैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर, चैप्टर नंबर 9, किरण प्रकाशिकी तथा एवं इनके प्रकाशिकी यंत्र। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकीय यंत्र, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे और पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। अब इसमें पहला टॉपिक कराएंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, पहला टॉपिक करवाएंगे प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद करवाएंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी। उसके बाद गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बारे में बताएंगे, उनमें संबंध निकलवाएंगे। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, अपवर्तन के बारे में बताएंगे। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। और वास्तविक गहराई और आभासी गहराई को निकालना बताएंगे कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई निकाली कैसे जाती है, इसके बारे में बताएंगे या इनमें संबंध निकलवाएंगे। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कुछ उदाहरण है, वो उदाहरण करवाएंगे। उसके बाद गोलीय पृष्ठों द्वारा लेंसों का अपवर्तन। उसके बाद गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन, लेंसों के द्वारा अपवर्तन, लेंसों की शक्ति और संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन करवाएंगे। उसके बाद प्रिज्म से अपवर्तन कराएंगे, प्रिज्म से अपवर्तन। उसके बाद करेंगे सूर्य से प्रकाश के कारण कुछ परिघटनाएं, जैसे इंद्रधनुष और प्रकाश का परिकिरण कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद प्रकाशिकी यंत्रों के बारे में बताएंगे, उसमें मानव नेत्र बताएंगे। उनके बाद सूक्ष्मदर्शी बताएंगे, फिर बताएंगे दूरदर्शी। ठीक है, इन सभी टॉपिकों को पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और अपने चैप्टर को क्या कर देंगे, एंडिंग कर देंगे। अपन पहले चैप्टर से, पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और अंतिम बिंदु तक पहुंचेंगे। ठीक है, बिंदुओं के नाम मैंने आपको लिख दिए हैं, आशा करते हैं सभी ने नोट कर लिए होंगे। वैसे ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही सीक्वेंस में टॉपिक लिखे हैं, मैंने भी ऐसे सीक्वेंस में ही टॉपिक लिख दिए हैं। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। चलिए, तो अब अपन शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। उससे भी पहले एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई वस्तु अपने को दिखाई ही क्यों देती है, इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। कोई भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है जिसके कारण अपने को वस्तु दिखाई देती है, उस प्रकाश की किरण की तरंगदैर्घ्य कितनी रही होगी कि अपने को दिखाई दे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, दृश्य तरंगदैर्घ्य। दृश्य तरंगदैर्घ्य की रेंज कितनी होती है, 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। ठीक है, कोई कहीं नहीं, मुझे तो ये पसंद ही नहीं आया, मुझे तो ये पसंद आता है 380 नैनोमीटर से कितनी, 780 नैनोमीटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। ठीक है, दोनों मैंने लिख दिए हैं। जो भी आपसे पूछे दृश्य तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, दृश्य तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। कोई अपनी वस्तु कब दिखाई देगी, जब उसकी तरंगदैर्घ्य 3800 से 7800 एंगस्ट्रम के मध्य होगी, तभी अपने को वस्तु दिखाई देगी, अदरवाइज वस्तु दिखाई नहीं देगी। कोई भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर डाली जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के मध्य होनी चाहिए, तब अपने को वस्तु दिखाई देती है, अदरवाइज वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले परावर्तन कहेंगे किसे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलती हुई किसी परावर्तक सतह से, ये क्या है, परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाए, उसी माध्यम में क्या आ जाए, वापस आ जाए, उसे ही क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। इसके मध्य एक क्या डाला जाएगा, अभिलंब। इसको क्या कहा जाता है, अभिलंब। इसको क्या कहा जाता है, अभिलंब। इसको क्या कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ या सतह, पृष्ठ या सतह। इसको क्या कहा जाता है, आपतित किरण। इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्यों कहा है,
क्योंकि आप आने वाली प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ सतह से टकराई, परावर्तक सतह है, पृष्ठ से सतह से टकराने के बाद क्या उसी माध्यम में क्या चली गई, वापस चली गई, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में चलती हुई किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। पहली परिभाषा क्लियर होगी। अब बात आई परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। परावर्तन के नियम, पहला नियम, आपतित किरण व अभिलंब व क्या, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम, अब ये देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा रही है तो अभिलंब से कोई ना कोई कोण बना रही है, इसे कोण आई कह देंगे और इसे कोण क्या कह देंगे, आर कह देंगे। इसे कोण कैसे कह देंगे, आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण आई और परावर्तित किरण के साथ बनने वाला कोण आर। ठीक है। आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण आई और परावर्तित किरण के साथ बनने वाला कोण आर, इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। कोण आई और कोण आर का मान क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई उसी माध्यम में वापस लौटे तब उसे क्या कहेंगे, परावर्तन। यानी कि प्रकाश की किरण का वेग अपरिवर्तित रहता है, वेग क्या रहेगा, अपरिवर्तित, उसी माध्यम में आएगी और उसी माध्यम में लौट जाएगी। अर्थात प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौटेगी जिस माध्यम से आई है, अर्थात आपतित किरण का माध्यम और परावर्तित किरण का माध्यम क्या होगा, एक होगा और प्रकाश की किरण का वेग चेंज नहीं होगा, वेग परिवर्तित नहीं होगा। ये क्या थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला टॉपिक है खत्म। ये थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, आगे बढ़े। अगला टॉपिक आता है अपना गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा दर्पण जो किसी बड़े गोले का भाग हो, ऐसा दर्पण जो किसी बड़े गोले का भाग हो उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जो किसी बड़े गोले का कटा हुआ छोटा भाग हो उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अब सबसे पहली बात, पहला उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जो किसी बड़े गोले का तो भाग हो, बड़े गोले का तो क्या हो, भाग हो, लेकिन इस गोले के अंदर की तरफ पॉलिश कर दी जाए, इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दी जाए और उभरे हुए भाग किसका कार्य करे, परावर्तक पृष्ठ का। उभरा हुआ भाग किसका कार्य करे, परावर्तक पृष्ठ का। ठीक है, प्रकाश की किरण इधर से आई, जिसके दसे हुए भाग की तरफ तो क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए। दसे हुए भाग की तरफ तो क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए। दसे हुए भाग की तरफ
पोलिश कर दी जाए और उभरा हुआ भाग किसकी तरह कार्य करे, परावर्तक पृष्ठ के। ठीक है, उभरे हुए भाग पर यानी कि धसे हुए भाग पर पोलिश कर दी जाए, पोलिश कर दी जाए और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करे, उसे ही उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। इसको क्या भी कहा जा सकता है, इसे क्या भी कहा जाता है, अपसारी दर्पण। इसे क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण। इसे क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण। ठीक है, दूसरा आता है अपना उत्तल दर्पण। दूसरा कौन सा आता है, उत्तल दर्पण। उत्तल तो करवा दिया ना, अवतल। दूसरा आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा दर्पण जो किसी बड़े गोले का तो भाग हो, बड़े हुए गोले का भाग हो, लेकिन अब की बार किसके, इसके उभरे हुए भाग के बाहर की तरफ क्या कर दी जाए, पोलिश कर दी जाए और अंदर वाला पृष्ठ किसकी तरह व्यवहार करे, परावर्तक पृष्ठ की तरह। और इधर क्या कर दी गई है, पोलिश। ठीक है, इधर क्या कर दी गई है, पोलिश। प्रकाश की किरण यहां से आई, यहां टकराई, ये क्या है, मुख्य अक्ष। अब इनकी परिभाषा भी बताएंगे। यहां से प्रकाश की किरण आई, यहां टकराकर यहां टकरा। अब ये क्या है, फोकस बिंदु। यह प्रकाश की किरणों क्या कर देता है, यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है, यानी कि एक जगह इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा करने वाले को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। उत्तल लेंस और दर्पण में एक दूसरे के उल्टे होंगे भाई, दर्पण और लेंस एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे। ठीक है, इसमें किधर पोलिश करी गई है, उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर पोलिश की गई है, पोलिश की गई है। और धसा हुआ भाग किसकी तरह व्यवहार करे, धसा हुआ भाग किसकी तरह व्यवहार करे, परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करे, करे, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को क्या भी कहते हैं, अवतल दर्पण को क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण भी किसको कहते हैं, अवतल को ही कहते हैं। ठीक है, ये थे इनमें बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिए हैं। यह प्रकाश की किरणों क्या करता है, उत्तल प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इसके धसे हुए भाग पर क्या की गई है, पोलिश की गई है। उभरा हुआ भाग किसकी तरह व्यवहार करेगा, परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण सॉरी। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग के बाहरी तरफ तो क्या कर दी गई है, पोलिश कर दी गई है और धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करे, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और इस दर्पण को कैसा दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण। और उत्तल को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद चलते हैं अपन चिन्ह परिपाटी पर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं गोलीय दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, अब सबसे पहली परिभाषा, अब इसमें सबसे पहली बात समझने के लिए, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा दर्पण जो किसी बड़े गोले का भाग हो, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, एक प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, और इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र। ये बड़े गोले का क्या है, केंद्र है, बड़े गोले का केंद्र। बड़े गोले का केंद्र को क्या कहेंगे, बड़े गोले के केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता साइड में लिख देंगे,
वक्रता केंद्र किसे कहेंगे। ठीक है, साइड में लिख देंगे सारी परिभाषाएं। अब यहां पर मैं क्या अंकित कर दूं, P, इसको क्या कहते हैं, पोल या ध्रुव, पोल या ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, C को वक्रता केंद्र। ठीक है, और इस रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब पहली बात, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, ऐसी उभयनिष्ठ दूरी, ऐसी उभयनिष्ठ दूरी जो वक्रता केंद्र व P को भी मिलाए, ऐसी उभयनिष्ठ दूरी जो वक्रता केंद्र C व ध्रुव P को मिलाए उसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। और ऐसी उभयनिष्ठ एक ही दूरी हो सकती है, इसके अलावा इसकी कहीं भी ऐसी दूरी नहीं होगी जो वक्रता दूरी से मिलाए। अब कोई यहां से खींच ले, यहां से खींच ले, तो ये भी क्या होगी, मुख्य अक्ष। यानी कि C और P को मिलाने वाली, C और P को मिलाने वाली उभयनिष्ठ रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। C को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और यहां से और यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, इसको क्या कहा जाता है, CP। CP को क्या कहा जाएगा, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता केंद्र की त्रिज्या, वक्रता केंद्र से पोल के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। जो अपना वृत्त का केंद्र है, जो गोलीय दर्पण का केंद्र व P के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। यानी कि वह जिस गोले का भाग होगा वह गोला ही क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। जितनी त्रिज्या का वो गोला होगा वही क्या कहलाएगी, उसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूं यहां वस्तु रखी गई है, ये क्या है, वस्तु। ठीक है, ये क्या है, वस्तु A और B। ठीक है, वस्तु से और पोल तक की दूरी, वस्तु से पोल तक की दूरी को क्या कहा जाता है, U कहा जाता है। यानी कि AP को क्या कहा जाएगा, वस्तु की ध्रुव से दूरी। इसको किससे लिखा जाता है, स्मॉल u से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनता है। यहां से मैं मान के चल रहा हूं कि ये फोकस से जा रही है। ठीक है, ये क्या जा रही है, फोकस से जा रही है। फोकस से जब गई है तो ये फोकस F को क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस बिंदु। और यहां से यहां तक की दूरी FP को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, जिसको किससे लिखा जाता है, स्मॉल f से। ठीक है, अब दूसरी रेखा यहां से आई, यहां से टकराई और यहां से जाने के बाद एक बार तो आई है और फिर यहां से टकरा कर वापस आ गई, तो मेरा प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, A डैश और B डैश। ठीक है, A डैश और B डैश। यहां से A डैश P तक की दूरी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। इसको किससे लिखा जाता है, V से लिखा जाता है। इसको किससे लिखा जाता है, V से लिखा जाता है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या को किससे लिखा जाता है, कैपिटल R से लिखा जाता है। और कुछ रह गया क्या, हाँ, जिस दूरी में ये किरणें गिर रही हैं, जिस दूरी में ये किरणें गिर रही हैं, इसको कोई नाम दे दे M और N। ठीक है, M N को क्या कहा जाएगा, द्वारक कहा जाएगा। ठीक है, द्वारक। ठीक है, M N को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने रे ऑप्टिक्स में, किरण प्रकाशिक में जो समझने वाली बातें हैं, दोबारा से मैं बता रहा हूं। जहां इसका पोल है, सभी दूरियां किससे मापी जाएंगी, पहली बात तो सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं, पोल से मापी जाती हैं। ठीक है, जिस गोले का यह कटा हुआ भाग होगा, जिस गोले का यह कटा भाग होगा उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसकी त्रिज्या किसके बराबर होगी, वक्रता त्रिज्या R के बराबर होगी। ठीक है, अब A और P यानी कि वस्तु की और पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वस्तु की और पोल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है,
यू कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की और पोल के बीच की दूरी को वी कहा जाता है। फोकस, जहां पर वस्तु का बिंदु एक जगह वस्तु केंद्रित होती है उसे फोकस कहा जाएगा, और फोकस बिंदु से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, गई, और इसका प्रतिबिंब कहां बना है, ए डैश बी डैश पर। इसको किससे लिखा जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखा जाता है, वी से लिखा जाता है। ठीक है, और एम और एन को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। ठीक है, अब अगली बात चिन्ह परिपाटी की, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अपन ने चिन्ह परिपाटी समझने के लिए एक चीज देखो, अपन कभी भी इस पोल से जब आगे की तरफ जाएंगे, इस पोल से आगे की तरफ जाएंगे तो सभी दूरियां कैसी ली जाएंगी, धनात्मक। ठीक है, इस पोल से जैसे ही पीछे की ओर आएंगे तो सभी दूरियां कैसी ली जाएंगी, नेगेटिव। ठीक है, और जो दूरी मापी जाएगी सभी किससे मापी जाएंगी, पी से, पोल से मापी जाएंगी जो मुख्य अक्ष पर है, और ऊपर की तरफ जो मापी गई दूरियां कैसी होंगी, पॉजिटिव। नीचे की तरफ मापी गई दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव। नीचे की तरफ मापी गई दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव। और सभी दूरियां किससे मापी जाएंगी, मुख्य अक्ष से। ठीक है, सभी ऊपर जाने वाली मुख्य अक्ष से मापी जाएंगी और नीचे आने वाली भी मुख्य अक्ष से मापी जाएंगी। ठीक है, आगे जाने वाली सभी किससे मापी जाएंगी, पोल से मापी जाएंगी, पीछे आने वाली सभी किससे मापी जाएंगी, पोल से मापी जाएंगी। यानी कहने का अर्थ ये क्या है, अपना मुख्य बिंदु हो गया। ठीक है, इससे आगे की तरफ सभी राशियां धनात्मक, पीछे की तरफ सभी राशियां कैसी, ऋणात्मक, नीचे की तरफ सभी राशियां ऋणात्मक, ऊपर की तरफ सभी राशियां धनात्मक, चाहे यू हो चाहे वी हो। अब इसमें देखो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, नीचे की तरफ दूरी ली जाती तो H2 ली जाती, तो कैसी ली जाती, माइनस में ली जाती। दूरी किस में ली जाती, माइनस में। ठीक है, और u का मान कितना होता, u लिया जाता तो किस में लिया जाता, माइनस में। v लिया जाता तो किस में, माइनस में। वक्रता त्रिज्या ली जाती तो किस में, माइनस में, क्योंकि सभी किसे, पोल से क्या है, पीछे की तरफ। पोल से आगे की सभी राशियों क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। ये बात थी चिन्ह परिपाटी और गोलीय दर्पण की मुख्य परिभाषाओं की। इसके बाद अपन अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, दर्पण समीकरण पर। ठीक है, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं दर्पण समीकरण से बढ़ने से पहले अपने को वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में और संबंध और निकालना पड़ेगा। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालना पड़ेगा, नहीं तो अपनी दर्पण समीकरण नहीं निकल पाएगी। अपन पहले पढ़ रहे हैं वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, ये मैंने कोई दर्पण मान लिया, कैसा है मेरा, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, मेरी मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। कोई भी प्रकाश की किरण कहां से चल रही है, यहां से चल रही है। ठीक है, यहां से आ रही है, अनंत से आई, जैसे इस सतह से टकराई, परावर्तक सतह से टकराकर किससे गुजरी, फोकस से गुजरी। किससे गुजरी, फोकस से। ठीक है, कोई बात नहीं, फोकस से गुजरी। और वक्रता केंद्र इसका ये है, वक्रता केंद्र सी से दर्शा दिया मैंने। और कभी भी गोलीय दर्पण पर अभिलंब डाला जाएगा, कभी भी गोलीय दर्पण पर अभिलंब डाला जाएगा तो वो हमेशा वक्रता केंद्र से डाला जाएगा। मैं यहां पर क्या डाल दूं, अभिलंब डाल दूं, ये मैंने क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिया। अब ये अभिलंब है, ये वाली किरण कितनी, यहां से बनने वाला कोण कितना, थीटा। ठीक है, और यहां बनने वाला कोण भी कितना, दोनों क्या है, एकांतर कोण। यहां कोई नाम दे दूं m। ठीक है, मैंने नाम दे दिया m। यहां से एक लंब डाल लिया मैंने यहां पर n पर। ठीक है, और n और p लगभग किसी एक ही बिंदु पर है। n और p, n लगभग बराबर है किसके, p के। n और p लगभग किसी एक ही बिंदु पर स्थित है। ठीक है, सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं, पोल से मापी जाती हैं। अब ये थीटा आ गया, यहां c आ गया, ये m आ गया। अब ये थीटा है तो ये थीटा, तो tan थीटा बराबर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को किससे लिखा जाता है, r से। फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है, f से। ठीक है, tan थीटा। अपन ने तो एक ही फॉर्मूला सीख रखा है, लाल बटे कक्का वाला, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
त्रिभुज कौन सा है, एम एन सी, एम एन सी में, ठीक है। यहां से देखो लंब कौन सा बन जाएगा, एम एन बटे में क्या बन रहा है, आधार, आधार क्या हो जाएगा, एन सी, और लगभग किसके बराबर है, एम एन, लगभग बराबर किसके, सीपी के, यानी कि एन सी लगभग बराबर है किसके, सीपी के, ठीक है। यानी कि ये और लगभग इसी एक ही बिंदु पर रखे हुए, ठीक है। थीटा अल्प है, अल्प हो तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, एम एन बटे में सीपी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ये थीटा कोण है, तो अभी अपन ने परावर्तन का नियम पढ़ा, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण किसके बराबर, परावर्तन कोण के। जब आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। मैंने क्या मान लिया, थीटा। अब ये कितना हो गया टोटल, ये थीटा और ये थीटा कितना हो गया, 2 थीटा, और यहां बनने वाला कोण कितना होगा, इसके साथ एकांतर कोण बना रहा है, तो ये कितना हो गया, 2 थीटा। त्रिभुज एफ एन एम, त्रिभुज एफ एन एम से, ठीक है, tan 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लंब बटे में, यानी कि एम एन बटे में किसके, एफ एन, और लगभग मान किसके बराबर है, एम एन बटे में किसके, एफ पी के, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, एफ एन लगभग बराबर है किसके, एफ पी के, मैंने वो लिख दिया। 2 थीटा किसके बराबर, थीटा अल्प है, थीटा अल्प, साइन थीटा और टेन थीटा जब अल्प होते हैं तो थीटा के बराबर होता है, और कोस थीटा कभी भी अल्प हो तो थीटा के बराबर नहीं होता, क्योंकि कोस मिनिमम का मान क्या होगा, मैक्सिमम प्राप्त होता है। इसलिए 2 थीटा इक्वल टू एम एन बटे में एफ पी, समीकरण नंबर 2। यहां से थीटा का मान उठा के यहां रख दूं, समीकरण 1 से मान रखने पर कितना हो गया, 2 इंटू में एम एन बटे में सी पी इक्वल टू एम एन बटे में एफ पी, एम एन से एम एन कट गया, बच क्या गया, 2 अपॉन सी पी इक्वल टू 1 अपॉन एफ पी। अब यहां देखो सी पी ये कितना होता है, ये क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, यानी कि सीपी किसके बराबर है, सीपी किसके बराबर है, वक्रता त्रिज्या आर के, और पीछे की तरफ है तो कैसी होगी, माइनस आर के बराबर। सीपी का मान किसके बराबर, माइनस आर के बराबर। अब बात आई एफ पी की, एफ पी का मान कितना होगा, फोकस एफ किसमें, प्लस में या माइनस में, एफ पी का मान किसमें, माइनस एफ के बराबर, ठीक है। रख दू मान 2 अपॉन में 2 अपॉन किसके बराबर, सीपी का मान कितना है, माइनस आर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एफ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 अपॉन आर किसके बराबर, 1 अपॉन एफ के बराबर, ठीक है। अब मैं आर को उधर ले आऊं, आर का मान किसके बराबर, 2f के बराबर, आर का मान किसके बराबर, 2f के बराबर, और f का मान किसके बराबर, r बट्टे में, देखो फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। इससे देखना चाहें तो वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का 2 गुना होता है, वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का कितना होता है, 2 गुना होता है। यहां पर कितना आया है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है, ठीक है। दोनों बातें क्लियर होंगी। अगर ये दोनों बातें क्लियर हैं तो अपन आगे बढ़ते हैं दर्पण समीकरण पर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तो अगला टॉपिक है दर्पण समीकरण, ठीक है। दर्पण समीकरण सबसे पहली बात तो कहेंगे किसे, ठीक है। दर्पण समीकरण किसे कहेंगे, जब किसी दर्पण के अवयव फोकस दूरी एफ यू वी एफ, यानी कि यू वी एफ में संबंध निकालना ही क्या कहलाता है,
दर्पण समीकरण कहलाता है। यू वी एफ में यू क्या है वस्तु की दूरी, वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या है फोकस दूरी। ठीक है, तीनों में संबंध निकालना ही क्या कहलाता है, दर्पण समीकरण कहलाता है। और इसका मान 1/u + 1/v के बराबर। ठीक है, ये अपने को पहले से ही पता है। ठीक है, लेकिन अब अपन इसको प्रूफ करेंगे, निकाल के दिखाएंगे निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या है मेरा, कोई भी दर्पण है, मैं इसको क्या मान लूं, अवतल दर्पण मान लूं। अवतल दर्पण ऐसा ही होता है, अवतल दर्पण है। अब यहां इसकी क्या है फोकस दूरी है, ओ सॉरी ये क्या है मुख्य अक्ष है, और ये क्या है ध्रुव है। ठीक है, ये कोई, और यहां पर कोई वस्तु ए बी रखी हुई है। ठीक है, यहां पर कोई वस्तु ए बी रखी हुई है, यहां से प्रकाश की किरण चली, यहां गई और फोकस से गुजरती हुई यहां आ गई। ठीक है, फोकस से गुजरती हुई यहां आ गई। ये प्रकाश की किरण यहां से चली है, फोकस से गुजरी है, फोकस से गुजरी है और कहां चली गई, बाहर चली गई। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, एक दूसरी किरण साथ ही चली, जो कहां से चली है, इससे चली है और किससे गुजरी है, वक्रता केंद्र से गुजरी है। ठीक है, किससे गुजरी है, वक्रता केंद्र से गुजरी है, और वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद जैसे गुजरी है उसी माध्यम में परावर्तक सतह से टकराकर वापस आ गई है। ठीक है, बी से चली है, ठीक है, सी से जाती हुई कहां पर टकराई, किसी परावर्तक सतह से टकराई और टकराकर उसी माध्यम में या उसी दिशा में क्या गई है, वापस आ गई है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां कुछ बनेगा, यानी कि ये कितना होगा, ए डैश और बी डैश। ठीक है, ए डैश और बी डैश। अब इतनी बातें अपने को पता चल गई। ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज देखो, मैं नाम लिख रहा हूं इधर, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी समरूप है, समरूप है, समरूप है। तो इसकी भुजा ये इसके अनुरूप चेंज होगी, ये वाली भुजा इसके अनुरूप चेंज होगी, ये वाली भुजा इसके अनुरूप, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा ये इस वाली भुजा के अनुरूप, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अनुरूप, कर्ण कर्ण के अनुरूप। ये क्या है, लंब है, लंब लंब के अनुरूप चेंज होगा, लंब ये रहा। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं ए बी बटे में कितना है, इस वाली भुजा के अनुरूप, ए डैश बी डैश के अनुरूप। ठीक है, अब एसी भुजा किसके अनुरूप, ए डैश सी के अनुरूप चेंज होगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने, 1 दे दिया। ठीक है, तो आगे बढ़े, एक और देखो, इसमें त्रिभुज कितना है, दूसरा त्रिभुज कौन सा, इसको एम नाम दे दूं, यहां से मैंने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, एन हो गया, और ये एफ पी सब दे रखा है। त्रिभुज एम एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ क्या है, समरूप है। अब यहां से देखो, ये वाला मान एम एन बटे में किसके अनुरूप चेंज होगा, ये वाला ए डैश बी डैश के। ठीक है, बराबर ये वाला एफ एन बटे में किसके, एफ एन किसके, एफ ए डैश एफ के। ये वाली भुजा इसके अनुरूप चेंज होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। इसमें एम एन देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इसको क्या लिख दूं, ए बी बटे में ए डैश बी डैश एफ एन बटे में ए डैश एफ। ठीक है, समीकरण नंबर 2 दे दे, समीकरण नंबर कितनी दे दी, 2 दे दी। अब बात आई समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये वाला मान इसके बराबर है, तो ये वाला मान आपस में क्या होंगे, बराबर ए डैश ए सी बटे में ए डैश सी, सही लिखा, बराबर में किसके,
एफ एन बटे में ए डैश एफ के। हो गया प्रश्न। अब देखो एफ एन का मान लगभग के एक ही बिंदु पर है, एन और पी क्या है, लगभग एक ही बिंदु पर है, तो कितना हो जाएगा मान, एफ एन लगभग बराबर किसके, एफ पी के। ठीक है, अब मुझे सारे मान चाहिए। सबसे पहले मुझे एसी का मान चाहिए, एसी का मान चाहिए, तो एसी का मान निकालो, ए और सी, यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। अब अपने को पता है वस्तु की यहां से दूरी मापी जाती है तो कितनी होती है, यू होती है। ठीक है, कितनी होती है, यू। और वक्रता केंद्र की यहां से दूरी कितनी होती है, कैपिटल आर होती है। ठीक है, तो एसी का मान किसके बराबर होगा, एसी का मान चाहिए, तो मैं पूरे मान में से यानी कि ए पी माइनस कितना घटा दूं, सी पी कर दूं, मान आ जाएगा। ए पी का मान कितना है, ए और पी का मान कितना होगा, ए सी बराबर माइनस में यू, और सी पी का मान कितना होगा, माइनस में आर के बराबर, सी पी का मान माइनस में आर के बराबर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर, इसको कोई समीकरण दे दूंगा 3 और इसको 4। एसी का मान आ गया, तब एसी का मान आ गया तो मुझे किसका मान चाहिए, ए डैश सी का मान चाहिए। ए डैश सी का मान निकालने के लिए ए डैश सी ये वाला मान चाहिए। ठीक है, तो इतना मान निकालने के लिए पूरे वाले मान में से ये वाला मान घटा दूं, यानी कि सीपी माइनस में किसके, ए डैश और पी, ए डैश और पी। सीपी का मान कितना होता है, माइनस में आर के बराबर, और ए डैश पी का मान किसके बराबर, यहां से ये क्या है, बिंब है, प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, v के बराबर, और पीछे की तरफ है तो कितना कैसा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मान कितना हो गया, माइनस आर प्लस में v। ए डैश सी का मान आ गया, समीकरण नंबर 5। अब मान किसका चाहिए, एफ एन का मान चाहिए। ठीक है, एफ एन और एफ पी, एफ एन और एफ पी कितनी होती है, फोकस दूरी किसके बराबर, एफ के बराबर, और किसमें, माइनस एफ के बराबर। ठीक है, समीकरण 6 दे दूं, समीकरण नंबर 6, और क्या बच गया, ए डैश और एफ बच गया। ए डैश एफ का है, ए डैश एफ ये वाली दूरी चाहिए, तो मैं ए डैश पी में से, ए डैश पी में से कितना घटा दूं, एफ पी घटा दूं, माइनस एफ पी। ए डैश पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डैश और पी की वैल्यू कितनी होती है, ए डैश और पी की बराबर माइनस में वी के, और एफ पी की वैल्यू एफ और पी माइनस एफ के बराबर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एफ, समीकरण नंबर 7। ठीक है, आर मुझे चाहिए क्या कहीं समीकरण में, आर नहीं चाहिए तो मैं आर की जगह क्या रख लेता हूं, आर की जगह क्या रखता हूं, जहां भी मेरे को आर दिख जाए वहां क्या रख लो, आर किसके बराबर होता है, समीकरण 4 है ना, ये समीकरण 4 5 6 7 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दे तो कितना हो जाएगा, कितना है, ए सी ये रहा माइनस यू प्लस में आर बटे में ए डैश सी माइनस आर प्लस में वी बराबर माइनस एफ बटे में ये कितना है, माइनस वी प्लस एफ। अब मुझे आर नहीं चाहिए, आर की वैल्यू कितनी होती है, आर इक्वल टू एफ के बराबर। ठीक है, आर का मान किसके बराबर, माइनस यू प्लस में 2f बटे में 2f प्लस में v इक्वल टू माइनस एफ माइनस वी प्लस में एफ। एलसीएम लो, हल करो, वज्र गुणा कर दूं तो वज्र गुणा जैसे ही करूंगा तो मान कितना हो जाएगा, मैं इसको वज्र गुणा कर रहा हूं, माइनस यू और माइनस प्लस यूवी पहला पद हो गया, माइनस में यू एफ दूसरा वाला पद हो गया। अब इस वाले पद को इससे गुणा करूं, इस वाले पद को पहले इससे गुणा करना पड़ेगा, यू एफ हो गया नहीं, तो अब ये वाला पद रह गया माइनस में 2v एफ और प्लस में 2f स्क्वायर। सही है क्या,
आगे वाले पदों में बढ़ो, बराबर माइनस में किसके बराबर 2f², ठीक है, माइनस 2f², और क्या बच गया बराबर में, ओ सॉरी बराबर तो है 2f², ये माइनस का, तो ये किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए ना, ये कितनी है r इक्वल टू, ये माइनस माइनस है भाई, यहाँ पर ये माइनस है भाई, माइनस माइनस प्लस, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, माइनस में माइनस किसके बराबर v और f के बराबर। ये राशि प्लस की, ये राशि प्लस की, पक्षांतर करूंगा तो किससे आएगी, माइनस से, पद कट गया। ये राशि माइनस की और ये राशि किसकी, माइनस की, पक्षांतर करूंगा तो ये वाला पद भी कट जाएगा। मैं ऊपर पदों को लिख रहा हूं, कितना हो गया uv, और मैं इसको आगे ले जा रहा हूं uf, इसको भी उधर ले गया, प्लस 2vf माइनस में vf, कितना बच गया uv इक्वल टू uf प्लस में vf। पूरे पद में किसका भाग दे दें, uvf का भाग दे तो कितना हो जाएगा uv बटे में uvf बराबर uf बटे uvf प्लस vf बटे uv से uv 1/f बच गया, यहां से u और f से uf कट गया, बच गया कितना v, और यहां से vf से vf कट गया, बच गया कितना 1/u। समीकरण देखो यही है क्या, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/, यही क्या कहलाती है अपनी दर्पण समीकरण कहलाती है, यही क्या कहलाती है दर्पण समीकरण कहलाती है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था अपने को, तो इन मानों को ध्यान रखना है। ठीक है, जो मैंने सूत्र लिखवाए थे, जो अभी अभी अपन ने इनकी परिभाषाएं लिखवाई थी, उन परिभाषाओं को कभी भी नहीं बोलना है। यहां से यानी कि वक्रता केंद्र से पी के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वस्तु से और पोल के बीच की दूरी को किससे लिखा जाता है, u से। प्रतिबिंब से और पोल के बीच की दूरी को किससे लिखा जाता है, v से। ठीक है, उसके अलावा और क्या बच गया, f से और p के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। ये क्या कहलाती है, दर्पण समीकरण। ये क्या कहलाती है, दर्पण समीकरण। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आता है दर्पण की आवर्धन क्षमता। ठीक है, दर्पण की आवर्धन क्षमता किसे कहेंगे, यानी कि अगर कोई वस्तु को रखा गया है तो वह बड़ी प्राप्त होती है, छोटी प्राप्त होती है, या घटके प्राप्त होती है, या बराबर प्राप्त होती है, वही क्या कहलाएगी, उसकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को किससे लिखा जाता है, m से लिखा जाता है, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब या वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, दर्पण की आवर्धन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, यानी कि इमेज है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। m का मान, अगर मैं यहां पर एक चित्र ड्रॉ करूं, ये मेरे पास कोई अवतल दर्पण ही मान ले, ये क्या है मेरे पास, अवतल दर्पण है। यहां से प्रकाश की किरण आई, यहां गई, और यहां से वस्तु रखी हुई थी, यहां से दूसरी वस्तु, यहां से, इसको मैंने h1 नाम दे दिया, इसको h2 नाम दे दिया। तो आवर्धन क्षमता इससे क्या हो जाएगी, h2/h1। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी कि जो भी मुख्य अक्ष के नीचे होंगी सभी राशियां कैसी ली जाएंगी, माइनस में ली जाएंगी। सभी राशियां किस में ली जाएंगी, माइनस में, और मुख्य अक्ष के ऊपर वाली सभी राशियां किस में ली जाएंगी, प्लस में ली जाएंगी। ठीक है, कोई कहे नहीं मुझे तो ये अच्छा ही नहीं लगा, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगा तो देखो इसका एक और है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है, वस्तु से और पोल के बीच की दूरी u होती है। ठीक है, और प्रतिबिंब से और वस्तु के पोल से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या लिखा जाता है,
v लिखा जाता है, यानी कि m का मान और क्या हो सकता है, माइनस में v अपॉन में माइनस में u के बराबर, यानी कि H2, इसको इधर लिख देता हूं, कितना हो जाएगा, H2 क्या है, प्रतिबिंब है, v अपॉन में माइनस और माइनस में u, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि m का मान किसके बराबर, माइनस v अपॉन u के बराबर, या फिर m का मान किसके बराबर, माइनस H2 अपॉन H1 के बराबर। ये वाला माइनस यहाँ चला गया है, ये वाला माइनस यहाँ चला गया है, ना ही कि और कहीं से माइनस आया है, ये वाला माइनस, यानी कि H2 अपॉन में H1 की वैल्यू v अपॉन u के बराबर। ठीक है, उठा के मान यहाँ रख दिया, मान कितना हो गया, आवर्धन क्षमता माइनस v अपॉन u के बराबर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि m का मान पॉजिटिव प्राप्त हो, ठीक है, राशि कैसी प्राप्त हो, पॉजिटिव प्राप्त हो, तो m पॉजिटिव का अर्थ क्या होगा, वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पॉजिटिव का अर्थ होगा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव का अर्थ क्या होगा, आभासी व सीधा बनेगा। m इक्वल टू नेगेटिव है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। m इक्वल टू नेगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है यहाँ पर, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब एक बात और, अगर m का परिणाम एक से ज्यादा प्राप्त हो, यानी कि एक से बड़ा प्राप्त हो, m का परिणाम किससे ज्यादा हो, एक से बड़ा प्राप्त हो, तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगर m का मान एक से कम है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, एक से बड़ा है तो बड़ा और छोटा है तो छोटा। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर मान क्या आ गया, m इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, m इक्वल टू -2, माइनस क्या दर्शाता है, माइनस क्या दर्शाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक और क्या है, उल्टा है। लेकिन ये 2 क्या दर्शाएगा, प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा, यानी कि बड़ा बनेगा, आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी कि ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा प्राप्त होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा प्राप्त होगा। मान लो मान ये प्राप्त हो जाता पॉइंट माइनस का प्लस का 0.4, प्लस का 0.4 है तो प्रतिबिंब कैसा बनता, आभासी, सीधा और कैसा बनता, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। ये एग्जांपल दिए मैंने। ठीक है, और वास्तविक मान क्या है, m इक्वल टू पॉजिटिव तो आभासी सीधा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा। m इक्वल टू नेगेटिव तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, और m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। ये इसकी क्या हो गई, आवर्धन क्षमता। चलिए तो अपन अब आते हैं अपवर्तन पर। चलिए तो अपना m का मान कितना आया, एक बार पॉजिटिव, m का मान कितना आया, v अपॉन में u, यानी कि v क्या है, प्रतिबिंब, और ये क्या है, u क्या है, बिंब, और h2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 भी लिख सकते हैं और इसको h1 भी लिख दिया। ठीक है, दोनों चीजें लिख दी। कोई कहे नहीं मैं तो इससे संतुष्ट ही नहीं हूं, मेरे को तो ये लिखना था, i अपॉन में o लिखना था। ले भाई ये लिख लो, i अपॉन o लिख ले, एक ही बात है, इमेज बटे में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पहले पर u व f के पदों में आवर्धन क्षमता, u व f के आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, m का मान कितना होता है, v अपॉन u। और आपने दर्पण समीकरण अपन ने क्या सीख रखी है, दर्पण समीकरण
से कितनी है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जब अपने को किस में चाहिए, u और f के पदों में चाहिए, तो यानी कि अपने को u और f ही चाहिए, v चाहिए ही नहीं, तो पूरे पद को u से गुणा कर दे। तो u से गुणा करने पर कर दिया uf बराबर u प्लस में u v। ठीक है, u में u का भाग दिया तो कितना हो गया, f इक्वल टू 1 प्लस में u अपोन में 1 को मैं इधर ले आया तो किससे आएगा, माइनस से, u f इक्वल टू -1 u अपोन में f। मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, f पूरे का एलसीएम आ गया, मान कितना हो गया, u माइनस में f के बराबर, बराबर किसके, u अपोन में, अपना आवर्धन क्षमता किसके बराबर होती है, -v अपोन u के, यानी कि पूरे पद को क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर दूं, तो उल्टा जैसे किया v u f बटे में u माइनस में f। अभी बात नहीं बनी, बात नहीं बनी तो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुणा, तो माइनस से पूरे पद को माइनस से गुणा कर दूं, इधर मैंने माइनस से गुणा किया तो इधर भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा, किया तो क्या हो गया, इसको क्या लिख दूं, m लिख दूं, m का मान f बटे में, इसको चेंज कर दिया f माइनस में, यानी कि m का मान किसके बराबर, f अपोन में f माइनस u के। नहीं, मुझे तो इसमें चाहिए ही नहीं था, मुझे किस में चाहिए था, v और f में चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, v और f में निकाल लेते हैं। v व f के पदों में आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, m का मान किसके बराबर, v अपोन u के, दर्पण समीकरण से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पूरे पद को किससे गुणा कर दूंगा, आपकी बार v और f में चाहिए तो पूरे पद को किससे गुणा कर रहा हूं, v f बराबर v बटे में v प्लस v अपोन u के। मैं ये क्या हो गया, 1 को इधर ले आया, v f माइनस में 1 v अपोन u के बराबर, एलसीएम दिया v माइनस में 1 f इक्वल टू v अपोन u के बराबर। मान किस में चाहिए, मुझे माइनस चाहिए, तो मैं क्या, सॉरी ये f है भाई, मुझे माइनस और चाहिए तो मैं पूरे पद के क्या लगा लूंगा, माइनस 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 लगा लिया, तो मान कितना हो गया, मान कितना हो गया, देखो मैं इस मान को यहां लिख रहा हूं, देखना कितना हो जाएगा, m, ये कितना हो गया m, और ये राशि कितनी होगी, f माइनस में v बटे में f, यानी कि m का मान किसके बराबर, f माइनस में v बटे में f के बराबर। बात सही है, f माइनस में v को क्या कर दिया, माइनस से गुणा कर दिया तो v माइनस का और f प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या। आवर्धन क्षमता दो हो गई, एक तो ये वाली आई, एक ये वाली आई, एक ये वाली। आवर्धन क्षमता के अपने पास 3 सूत्र हो गए, कौन कौन से, एक तो m का मान कितना, -v अपोन u, एक क्या i अपोन में o, एक क्या -h2 अपोन में h1। अगला क्या, सारे पदों को मैं एक साथ लिख दूं क्या, इस वाले को मैं मिटा रहा हूं, इस वाले को मैं मिटा रहा हूं, इधर लिख रहा हूं आवर्धन क्षमता के सभी मान। m का मान कितना, -v अपोन u के बराबर -h2 अपोन h1, i अपोन में ओके, और क्या हो जाएगा, f माइनस में u के, और क्या हो जाएगा f माइनस v बटे में। आवर्धन क्षमता के ये कितने फॉर्मूले आ गए, सारे फॉर्मूले मैंने क्या लिख दिए, एक साथ लिख दिए हैं, जो भी पूछे आप यहां से लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े।